आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अर्थात तुलनात्मक राजनीति का आज ये चौथा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज के सभी वन लाइनर प्रश्नों को। दिया है, अध्यक्षात्मक शासन के विषय में सही कथन है। तो देखिए, मंत्री जो है वो विधायिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं। मंत्री जो है वो विधायिका के कार्रवाई में भाग लेते हैं। अगला दिया है कि अध्यक्षात्मक शासन में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। या तो यह राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं। आगे दिया कि भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है। संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में। आगे दिया कि वह देश जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है तो है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। आगे दिया कि एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है दी है। ये जो है ये स्ट्रांग ने। आगे दिया है सुमेलित करना है। दिया है सूची 1 शासन प्रणाली दिया है और सूची 2 में आवश्यक गुण बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कैबिनेट शासन प्रणाली जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की गुण होते हैं। जैसे जो कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं यानी कि मंत्री जो होते हैं वो सामूहिक रूप से जो संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे दिया है इसमें कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो शक्ति पृथक्करण होता है। अध्यक्षात्मक शासन में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग पृथक होकर के अपना कार्य करेंगे। इसमें आगे दिया है कि संघात्मक शासन प्रणाली जो है ये शक्ति विभाजन, यहाँ पे शक्ति का विभाजन होता है। अर्थात केंद्र जो है वो राज्यों को कुछ न कुछ शक्तियाँ दे करके शासन को सौंप देती है। इसमें विभाजन पाया जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का केंद्र संकेंद्रण होता है यानी कि पूरे देश में एक जगह से शासन यानी कि केंद्र शासन में चलाया जाता है। आगे दिया कि वह देश जो अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो है फ्रांस। यानी कि फ्रांस में अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली ये दोनों समान रूप से पाया जाता है। आगे दिया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने संसदीय प्रणाली को पसंद किया था। इसमें आगे दिया कि संघीय व्यवस्था में प्राय आवश्यकता होती है लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की। आगे दिया कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामूहिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। संसदीय व्यवस्था की ये परिभाषा जो दी है वो B.R. अम्बेडकर ने दी है। आगे दिया कि द्विसदनावाद शासन प्रणालियों में एक अनिवार्य विशिष्टता होती है, वो है संघात्मक व्यवस्था की। आगे दिया है कि वह देश जिसमें सरकार संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है वो है फ्रांस। अभी इसके पहले भी बताया गया है। आगे देखिए वह पद जो केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है जहाँ पे संसदीय व्यवस्था पाई जाती है वहीं प्रधानमंत्री का पद होता है। आगे दिया कि वह सरकार जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है वह संसदात्मक शासन व्यवस्था। आगे दिया संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या फिर गुण है वो है कार्यपालिका अर्थात मंत्री लोग, विधायिका का समन्वय यानी कि कार्यपालिका तथा विधायिका का क्या है समन्वय होता है। अर्थात इन लोगों में इन कार्यपालिका और विधायिका में संबंध होता है क्योंकि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के मंत्री बनते हैं कार्यपालिका में। आगे है कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है द्विदलीय व्यवस्था का होना। आगे है कि संघ की सफलता के लिए आवश्यक है भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता और समुचित संसाधन। आगे है कि एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। आगे है वह देश जहां संघीय शासन व्यवस्था है वो है मलेशिया। मलेशिया में क्या है संघीय शासन व्यवस्था है। आगे है परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। आगे है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है। ये जो कथन है लॉर्ड ब्राइस का कथन है।
आगे है दिया है कि खाली स्थान दिया है, यहाँ पे क्या होगा कि एविडाइसी, यहाँ पे लिखा एविडाइसी ने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखता है। एविडाइसी का ये है। आगे दिया है एक संघात्मक राज्य, एक संघात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। ये जो कथन है हरमन फाइनर का कथन है। आगे दिया है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। ये संविधान द्वारा दिया जाता है, संविधान द्वारा होता है। आगे एकत्ववाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ है कि संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, उसे एकत्ववाद कहते हैं। आगे है एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। उपयुक्त परिभाषा दी है डाइसी ने। आगे है कि संसद बातचीत की दुकानें जैसी है, यह सोच है लेनिन की। राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया है, वो है मॉन्टेस्क्यू। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है केसी वियर को। आगे है कि वह देश जहां दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है यूएसए में। आगे है सरकार की व्यवस्थाओं में द्विसदनवाद अनिवार्य विशेषता है संघीय व्यवस्था की। आगे है कि संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है सरकार का स्थिर कार्यकाल। आगे है संघवाद का आदर्श रूप है सहकारी संघवाद। आगे है सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है सरकार के प्रकार और दूसरी तरफ दिया है देश का नाम। ठीक है, संसदीय संघीय रिपब्लिकन ये भारत में पाया जाता है। आगे है कि अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन ये यूएसए में पाया जाता है, अमेरिका में। आगे है संसदीय एकात्मक राजतंत्र ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड में। संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन ये फ्रांस में पाया जाता है। दोनों का समन्वित रूप पाया जाता है वहाँ पे। आगे दिया कि संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायी होती है। आगे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में सत्य कथन जो है वो है, यहाँ पे 3 कथन है, तीनों जो सत्य है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ब्रिटिश में ये होता है। रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्यवाही करेंगी, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी सही है। आगे सहकारी संघवाद का पद का उदय हुआ वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, सहकारी संघवाद। आगे मिलान से संबंधित प्रश्न है, दिया है कि एक तरफ राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार दिया है और तरफ देश दिया है। यह कि संवैधानिक रूप से विकेंद्रीकृत संघ जो है ये यूके में है अर्थात ब्रिटेन में है। कुछ संघीय गुणों के साथ संघ जो है वो है भारत में। परिसंघ जो है स्विट्जरलैंड में। महासंघ जो है वो यूएस में पाया जाता है। आगे दिया कि सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार नहीं है, संसदीय रूप की सरकार जो है सर्वसत्तात्मक रूप की नहीं होती है। आगे मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति और जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ये ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है, वो है संसदीय लोकतंत्र। आगे दिया है सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में सही जो कथन है वो राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होता है और राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। ये अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में ये सब उसकी विशेषता है। आगे दिया कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। ये जो कथन है हरमन फाइनर का कथन है। आगे दिया कि देश समूह जिसमें एकात्मक संविधान है, तो ग्रेट ब्रिटेन में भी एकात्मक है, चीन में भी एकात्मक है और फ्रांस में भी एकात्मक है। क्योंकि फ्रांस में एकात्मक और संघात्मक
फ्रांस में क्या है, एकात्मक है। आगे दिया है कि देशों के समूह जो एकदलीय राज्य हैं, चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम। यहाँ पे एक ही दल पाया जाता है, इसके विपक्ष में भी उतना कुछ दल नहीं है। आगे है कि संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषता क्या है, तो लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान। केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। और द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल भी होती है। ये संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली कुछ सामान्य से विशेषता होती है। आगे है अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों में परिचालित होता है वो है शक्ति पृथक्करण। राष्ट्राध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये अध्यक्षात्मक शासन का ये सिद्धांत, ये विशेषता होती है। आगे है कि वह शब्दावली जो अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है, तो द्विसदनवाद केवल संघवाद से संबंधित नहीं है। आगे है कि वह सरकार जिसको उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, तो संसदीय को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है कि अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है, तो वो अमेरिका ने, बल्कि ये अब नहीं है, वहाँ पे कोई भी राज्य अब अलग नहीं हो सकता है। आगे है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। कथन जो है वो फाइनर का है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किया है। विधायिका कार्यपालिका के बीच जो संबंध है यही है। अगर कार्यपालिका विधायिका के संबंध नहीं रहेगा तो इसका मतलब शक्ति पृथक्करण कराएगा, और शक्ति पृथक्करण का मतलब अध्यक्षात्मक शासन। ठीक है। आगे है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो लेखक है वो केसी वियर हैं। आगे है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, किसका, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है अध्यक्षात्मक में। आगे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कई बार हो गया। आगे है कि वे कारक जो राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय। आगे है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। ये कथन जो है हर्बर्ट मॉरिस का है। आगे है कि सहकारी संघवाद का लक्षण है मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग। आगे है कि संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान करता है संविधान। आगे है संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूटती है। तो ये रैमजी म्यूर का एक कथन है। आगे एक संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए संसदीय जो सरकार होती है उस संकट काल में उपयोग सही से नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें बहुत देरी से हर चीज़ काम होता है। कोई चीज़ अचानक से निर्णय लेना हो तो नहीं लिया जा सकता है। आगे वह सरकार वह सरकार जो सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत पर संसदात्मक, कई बार हो गया है। संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। ये एवी डाइसी का कथन है। अमेरिकी संघ की जो स्थापना हुई थी स्वैच्छिक समझौता के माध्यम से की गई थी, तो यहाँ पे स्वैच्छिक समझौता यहाँ पे भराएगा। आगे अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। वह देश जिसकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है तो अमेरिका में नहीं होती है। न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है तो स्विट्जरलैंड में चुना जाता है। यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह आवश्यक है, यदि वह यह असहमत होता है तो यह घातक है। यहाँ पे अनावश्यक है, यदि यह असहमत होता है तो यह घातक है। ये टिप्पणी की है अबे सेस ने। आगे कि प्रशासनिक न्यायालय का विकास जो हुआ था सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, फ्रांस में। देखिए फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय और सामान्य न्यायालय दो अलग अलग होते हैं। आगे वह विचारक जिसने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया है, सिमोन बोलीवर। मुख्य कार्यपालिका के व्यवस्थापिका की भांति बहुत प्रकार हैं किंतु सरकार पर उसका नियंत्रण बहुत कम हो गया है। ये वक्तव्य दिया है ए एच ब्राउन ने।
फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है संघवाद। वह देश जिसमें न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है यूनाइटेड किंगडम। आगे है कि पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका जो राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली, कोष्ठ पद्धति, एक विधेयक, ये सभी लक्षण है अमेरिका की इस राजनीतिक प्रणाली के। आगे फ्रांस दो प्रकार के न्यायालय, यूके सर्वसत्ताधारी संसद, यूएस से जो है न्यायिक समीक्षा, और भारत जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे दिया गया द स्पिरिट ऑफ लॉज के जो लेखक हैं वो मॉन्टेस्क्यू हैं। सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत का आस्था थी मॉन्टेस्क्यू की। द्विसदनात्मक विधायिका ऐसे संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है, ये कथन है गार्नर का। आगे है कि रॉबर्ट पैकेनहैम ने दक्षिण अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ये भूमिकाएं हैं वैध प्रकार, सुरक्षा वाल्व प्रकार और प्रशासनिक विहंगावलोकन। आगे दिया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वो 5 वर्ष है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली जो विधायिका है वो ब्रिटेन की संसद है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है। आगे है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सही कथन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सही कथन है, अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। दूसरा, देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। आगे है कि फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच संबंध है, इसका कारण है कि एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और जहाँ तक हो सके एक दूसरे के पास, मित्रों के पास शेयर करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें।